नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आप कहेंगे कि भाई आप इतने दिनों बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज बात होगी कि क्या कोई है जो झारखंड में सरकार को गिराना चाहता है? क्या चीजें वैसी हैं जैसी हम देख रहे हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई सच है? आप कहेंगे कि भाई ये सारा घटनाक्रम तो 24 तारीख को शुरू हुआ, तो 24 तारीख को बोलने की जगह आप आज क्यों बोल रहे हैं? मैं समझता हूं कि आपका ये सवाल जायज हो सकता है, पर मुझे लगता है कि 24 तारीख को इसके बारे में कुछ कह देना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती। अब ताजा अपडेट्स ये कहते हैं कि भाई 4 टीम बनाई गई है। इन 4 टीमों में से एक टीम जो है जांच के लिए दिल्ली पहुंच गई है। जांच चल रही है। और मेरे दोस्त पूछते थे, लोग पूछते थे मुझसे कि भाई ये हर रात में जो चेक नाकों पर इतनी जबरदस्त चेकिंग चल रही है, आखिर ढूंढा क्या जा रहा है? आप याद कीजिए कि दुमका उपचुनाव के बाद से ही ये चेकिंग जबरदस्त तरीके से चल रही थी। जब आप वहां से डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करेंगे और आज की तारीख तक पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने धुंधली धुंधली सी ही सही पर दिखने तो जरूर लगेगी। तो आज चर्चा इसी बात पर होगी और डंके के चोट पर होगी कि आखिर कौन सरकार गिराना चाहता है। क्या सच में कोई ऐसा है जो सरकार गिराना चाहता है? बात होगी ये डंके की चोट पर। तो भाई जो कहूंगा वो तो सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और मैं आपको ले चलता हूं दुमका उपचुनाव के दौरान के वक्त पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश ने कहा था कि बहुत जल्द झारखंड सरकार का स्वरूप बदला हुआ सा नजर आएगा। फिर यही बात बाबूलाल मरांडी ने कही, पर वक्त अलग था। वो समय था मधुपुर उपचुनाव का। बात आई गई होगी। बयानों के तीर चले, इधर से भी चले उधर से भी चले। अब इन बयानों को 24 जुलाई को होटल ली लैक से पकड़े गए लोगों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अब हमारे पास इस तमाम घटनाक्रम को देखने के लिए 2 चश्मे हैं। एक चश्मा जो महागठबंधन का है, जिसे पहनने के बाद दिखता है कि राज्य में सरकार गिराने की साजिश चल रही है। फिर उस चश्मे को हम उतार देते हैं और फिर दूसरा चश्मा पहनते हैं। यह चश्मा एनडीए का है। अब एनडीए के चश्मे को जब हम पहनते हैं तो दिखता है कि ना, कोई साजिश वाजिश कुछ नहीं है, बल्कि छलावा दिखाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। अब आम लोगों को तो यह समझ नहीं आ रहा है कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। यह सियासी तूफान आखिर है क्यों, चल क्या रहा है झारखंड में? आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ट्वीट जो आप देख रहे हैं, यह ट्वीट जेएमएम की तरफ से किया गया। इस ट्वीट को देखकर बस एक ही बात जेहन में आती है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कई राजनीतिक व्यक्तित्वों के साथ में अंतरंग संबंध है। सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें हैं। उनका जो ड्रेस कोड है वो कहीं से भी नहीं लगता कि बाबूलाल जी के, चूंकि बहुत नज़दीकी लोग हैं तो उतना माली हालत उनकी भी खासा नहीं है, क्योंकि बाबूलाल जी भी अच्छा कपड़ा लत्ता पहनते और अपने जानने वालों को भी कपड़ा लत्ता लेते। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये महाराष्ट्र मॉडल है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के साथ में जो रिश्ता है और वहां जो संपन्नता है भारतीय जनता पार्टी का, वही लोग इस तरह से खेला बेला कर सकते हैं। 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया है, यह उनके चरित्र की एक विशेषता बन चुकी है। पिछले 3 उपचुनाव इस बात के गवाह हैं कि जब जब उपचुनाव हुए, चाहे वो दुमका डेरमो का चुनाव था, चाहे वो मधुपुर का उपचुनाव था, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ये कहा है कि आप उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दें, अगली सरकार भाजपा की बन जाएगी।
और जब ये इतना बड़ा षड्यंत्र और इतने सारे लोग इतने सारे तथ्यों के साथ पुलिस जब उनको जेल भेज रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता विधवा विलाप कर रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ये झारखंड का जो माहौल है अभी, इसके बारे में हम साफ आपको बता देना चाहता हूँ। अब बीजेपी कितना भी जोड़ लगा ले, लेकिन वहाँ के विधायक यूपीए गठबंधन के साथ जितने भी विधायक हैं सब एकजुटता के साथ में है। और जो भी चीज़ हो रहा है हमको पता नहीं है कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन अगर इस तरह से हो रहा है तो आप देखिएगा उनको मतलब कि उल्टा भागना पड़ेगा जाके। में यहाँ के छोट भाइये लोग नहीं हैं, दिल्ली का जो नेतृत्व है, जिन्होंने 17-18 साल में यहाँ का दोहन का असल मजा लिया है, उनको पच नहीं रहा है कि झारखंड उनके हाथ से चला गया है। और पूरे दिल्ली के नक्शा, नहीं तो बॉम्बे का आदमी कहाँ से यहाँ से समा जाता है। यहाँ कितने लोग बॉम्बे यहाँ से गए हैं, तो इसलिए ये दिल्ली से बैठ करके मॉनिटरिंग हो रहा है, उन्हीं का ये पूरा प्लानिंग से चल रहा है। ये उन लोगों की बातें आपने सुनी जिनका दावा है कि झारखंड में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, और उसी साजिश का भंडाफोड़ भी रांची के होटल लीलैक में 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ हो गया। खैर, अब उनको सुनिए जो इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर, एक फल बेचने वाला, एक पकौड़ी बेचने वाला को गिरफ्तार किया गया, बड़े होटल से गिरफ्तार किया गया है। असलियत है उनको तो उनके घर से उठा लिया है। अब उनसे सरकार चल बल नहीं रही है। क्यों? किसान नाराज, क्यों युवक नाराज, क्यों जो जिनकी नौकरी लगी तो उनकी नौकरी जा रही है, क्यों शहर कस्बा टोला पंचायत झोपड़पट्टी के लोग नाराज हैं। जो वायदे किए उन वायदों पे विफल हो गए। आपने कहा हम लाखों लोगों को नौकरी देंगे, विफल। बेरोजगारी भत्ता देंगे, विफल। 24 घंटे बिजली देंगे, विफल। जो घटनाएं अभी दिख रही है सुर्खियों में जिसको रखा गया है, पहले इसके ऑथेंटिसिटी को क्लियर करना चाहिए। और ये पूरा षड्यंत्र या पूरा जो कहें, जो नाम जो दीजिए आप इसको, ये तो सरकारी लोगों के बीच में ही है। तो ये सरकार को ही बताना पड़ेगा, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कार्यक्रम है, किस रूप से कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र है, कौन किनको कहाँ ले जाना चाहता है, ये वही बेहतर बता सकते हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये हम तो नहीं जानते। सियासत में कयासों का कोई स्थान होता नहीं है। चीजें या तो होती हैं या फिर नहीं होती हैं। हम उनको भी आपको सुना देते हैं जिन पर फिलहाल भौहें तनी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली गए थे। चाहे दिल्ली दौरे का मजमून जो भी बताया जाए। कोई भाजपा में जा नहीं सकता, ये मेरे खून में नहीं है, रग में नहीं है। मैं भाजपा को हरा कर ही मेरी उपज हुई है, तो कहाँ से भाजपा में शामिल होने की बात हो रही है। पीएनआर में हम अमित यादव की पत्नी का इलाज कराने के लिए लेके गए थे, पिताजी थे वहाँ एडमिट मेरा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, पीएनआर में मैं केवल नाम आ गया, उसके बाद मेरा इमेज इतना खराब ही लोग करने का प्रयास कर रहा है, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग हैं इसमें बाज आए, बहुत हो चुका है। अब ये अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार अस्थिर है, हमारे नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, हमारे जो अगुवाई करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अमित यादव आप जानते हैं कि बगल के हैं, बरकट्ठा का विधायक है, बड़ी बॉर्डर है, और हम लोगों को चाहे किसी भी दल में है रहें, लेकिन हम लोग को पारिवारिक लगाव है। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, उन्होंने बताया था कि चाचा हम अपनी पत्नी को दिखाने जा रहे हैं इतने तारीख को। इरफान ने हमको कहा कि मैं पिताजी हमारी तबीयत खराब है वेदांता में, और ये इरफान ने ही बोला था कि अमित ऐसा करो, हमारे पिताजी वेदांता में भर्ती है, तुम्हारी पत्नी को भी हम दिखवा देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो तीनों दोस्त हम लोग दिल्ली जाते हैं, और हाँ उस फ्लैट में 200 का सीट होती है, 180 की सीट होती है, उसमें कौन आरोपी कौन जा रहा है हमको तो नहीं मालूम है। हमने कहा, और अमित यादव ने हमको टिकट कटाया है। ये हम कहेंगे कि हमने कटाया है, हम अमित यादव को कहा कि बेटा हमको हमारा टिकट भी कटा देना, वो कटा दिया हमको टिकट। और अमित यादव वो निर्दलीय विधायक है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। निर्दलीय विधायक जाएंगे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और हम अकेले टूटेंगे और इरफान एक साथ टूटेंगे तभी हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल अफवाहें उड़ाई जा रही है और गुमराह करने का प्रयास लोग कर रहा है। सच क्या है और झूठ क्या है,
खरीदने वाला कौन था? बिकने वाले कौन थे? मामला वैसा ही है जैसा दिख रहा है, या फिर मामले में और भी पेच है? खेल अभी बाकी है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो भाई मुझे तो शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर तो अभी बाकी है ही, क्योंकि जेएमएम का आप आज का ट्वीट देखिए। जेएमएम की तरफ से ट्वीट किया गया है कि भाई 2550 करोड़ रुपए मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री, अभी बहुत सारे नामों का खुलासा बाकी है, ऐसा दावा है जेएमएम का। जेएमएम ने ऐसा ट्वीट करके कहा है। उसके बाद फिर सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि भाई बाबूलाल मरांडी जी अचानक से ये सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके तस्वीरें कई लोगों के साथ हैं। तो इसे लेकर के भी सवाल है। लेकिन इसी को लेकर के अब जब बीजेपी की तरफ आप जाएंगे तो हम दिखा रहे थे कि संजय सेठ जो रांची के सांसद, वो कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें प्लांटेड है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मेरे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह साहब मौजूद हैं, मेरे साथ जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे साहब मौजूद हैं, और मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के इरफान अंसारी, साथ में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सीपी सिंह साहब के पास आऊंगा। सीपी सिंह सर, आप तो बहुत एक्सपीरियंस है राजनीति में, मतलब यूं कहें कि भाई फिलहाल झारखंड की राजनीति का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो सीपी सिंह ने नहीं देखा है। अब ये इस घटनाक्रम को 24 तारीख से लेकर के आज तक के घटनाक्रम को एक सीनियर विधायक, एक सीनियर राजनेता किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं घटनाक्रम को देख रहा हूं और जो मैंने महसूस किया है, इस पटकथा को जिसने भी लिखा है, पटकथा ठीक से नहीं लिख सका वो, चूंकि एक तीर से दो शिकार करना था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को भी कटघरे में खड़ा करना, उनकी ओर इशारा करना, एक तरह से उनको बेइज्जत करना, उनको उनकी औकात में लाना, ये पटकथा में लिखा गया। लेकिन जिन लोगों को दिखाया गया कि होटल लीलैक्स से गिरफ्तारी हुई है, वो सारे दो के दो गिरफ्तार हुए। कहां से? बोकारो से गिरफ्तार होते हैं, दिखाया जाता है होटल लीलैक्स से गिरफ्तार हुए हैं। अब अखबार पढ़ के आप सबों का चैनल देखकर हंसी आती है कि क्या खरीदने वाले लोग विधायक खरीदने आए थे कि बकरा खरीदने आए थे कि मुर्गा खरीदने आए थे। बकरीद में आप ही लोग चैनलों पर दिखाते हैं कि एक एक बकरा, जो शाहरुख बकरा, तो कौन बकरा, सलमान खान बकरा, ये 1.5 लाख रुपए में बिकती है। तो 2 लाख में कई विधायक खरीदे जाते। तो बकरा तो नहीं खरीदा जाता, मुर्गा खरीदा जा सकता है। मुर्गा के बारे में भी मैंने अनुमान लगाया, तो इस झारखंड में मुर्गा की लड़ाई होती है। मुर्गा लड़ने वाला मुर्गा जो होता है उसकी भी कीमत 20,000 25,000 से नीचे नहीं होती है। तो यदि आप देखते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं, तो मुर्गे भी नहीं खरीदे जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जिसने भी पटकथा लिखा उसने लिखने में कहीं न कहीं गड़बड़ी कर दी है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के किए गए हैं। आज लाख सफाई हमारे कांग्रेसी भाई लोग दें, लेकिन वे खुद दिल पर हाथ रख करके सोच रहे होंगे, और मैं भी सोच रहा हूं, भले ही वो इसमें शामिल न हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ओर उंगलियां उठ रही है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि भाई अपना घर बचाने की जरूरत है। ये भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय
अपना घर संभालने की जरूरत है। हर बात में भाजपा फोबिया ठीक नहीं है। डॉक्टर इरफान अंसारी के पास मैं आऊंगा। डॉक्टर इरफान अंसारी, देखिए कुछ तो है कि भाई कहीं पर भी अगर इस तरीके की चीजें होते हैं तो केंद्र में उसके डॉक्टर इरफान अंसारी को ले आया जाता है। अब आपके बारे में कहा जा रहा है कि भाई डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली गए थे, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पिताजी बीमार थे, मैं तो उनको वापस लाने के लिए गया था, बाकायदा यहां से बोल करके गया था कि भाई फुरकान साहब बीमार हैं, फुरकान साहब से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। तो हर बार में केंद्र में डॉक्टर इरफान अंसारी कैसे आ जाते हैं? मतलब कोई साजिश चल रही है क्या आपके खिलाफ? ये हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी जी, डॉक्टर इरफान अंसारी से ही सवाल है मेरा। जी देखिए, ऐसा है, जो प्रकरण चल रहा है ना, उसमें साफ दिख रहा है कि मेरी छवि को धूमिल करने की बहुत बड़ी एक साजिश रची गई है। मैं दिल्ली आना जाना मेरा लगा रहता है। जैसा कि मालूम है कि मेरे पिताजी का ब्रेन का एंजियो होना था, पहले हो चुका था, दिखाने के लिए हम गए थे वहां पर। तो अमित यादव जो हैं, वो निर्दलीय विधायक है जो हमारे घर के पास में रहते हैं। उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कई बार उन्होंने कहा कि विधायक जी मेरी वाइफ को दिखवा दीजिए। तो को एक्सीडेंट कहिए या आप जो कहना है कहिए, मैं दिल्ली जा रहा था, इतने में उनका फोन भी आया कि विधायक जी दिल्ली चलिए, मेरी वाइफ को दिखा दीजिए। तो मैं ऑन द वे था और मैं कहा, उसने ये भी कहा कि मैं टिकट करा दे रहा हूँ विधायक जी आपका। और नहीं 5-6 हजार टिकट आप मत कराइए, मैं करा लूंगा। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि नहीं विधायक जी आप टिकट में करा देता हूँ, आप आ जाइए। हम घर गए, पीएनआर तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी देता है पीएनआर, आप चले जाइए। और पीएनआर को लेकर इतना हाई तोबा मच गया। मैं उन्हीं ने, वही अमित यादव ने मुझे पीएनआर दिया था, ये बात सत्य है। उनके पीएनआर में हम दिल्ली गए, ये भी बात सत्य है। मैं अपने पिताजी को दिखवाया, उनकी पत्नी भी गई थी, उनकी पत्नी को भी मैंने रिएक्शन दिलवाया। लेकिन जिस प्रकार से साजिश के तहत जी मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं साफ आपके चैनल के माध्यम से आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे रग रग में कांग्रेसी है। कांग्रेस कभी इरफान अंसारी अपना चरित्र नहीं बदलेगा और भाजपा में किसी कीमत पर मैं नहीं जाऊंगा। भाजपा को मैं प्रयास करके ही मैं राजनीतिक में आया हूँ और मेरा भाजपा कट्टर दुश्मन है। ये सोचना पाप है मेरे लिए। अगर मैं गया मिला, ये मेरा पर्सनल इश्यूज है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, किसने कहा कि 10-11 विधायकों को पैसा का लोभ दिया जा रहा है? ये हमें लगता है कौन कौन विधायक है ये भी फ्लैश होना चाहिए। बेवजह मामलों को तूल दिया जा रहा है, हमें इस बात का लगता है। देखिए आखिर क्यों, मतलब इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो सेंटर में इरफान अंसारी कैसे आ जाते हैं? मतलब ये समझ में नहीं आता। मैं वोकल हूँ, मैं एक ईमानदार छवि का लड़का हूँ, मैं राजनीतिक में आया हूँ। अगर गलत होता है, सही होता है, तो गलत को मैं बोलता हूँ, उजागर करता हूँ। इसमें हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो हेमंत जी हैं, उनके समक्ष मेरी छवि को गलत पेश किया जाता है। कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्री प्लान होकर एक साजिश के तहत आप मुझे बदनाम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि 3 विधायक अगर चला जाएगा तो क्या सरकार गिर जाएगी हमारी? बिल्कुल संभव मैं नहीं। पूछना चाहता हूँ, बताइए, अगर हम दिल्ली गए, मिले नहीं मिले, बिल्कुल संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। आप पहले साबित कीजिए कि किन विधायकों को कितना पैसा दिया गया, ये साबित कीजिए। बेवजह एकदम हाय तौबा। अब तो मैं सफाई भी नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जनता ने मुझे जिताया है, मैं जनता का काम कर रहा हूँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर गलत करेगी तो मैं बोलूंगा। मेरी आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। किसी का लोगों को खिन्न से मेरे खिलाफ में आपकी आवाज को दबा भी कोई नहीं रहा। देखिए जितना जो अगर तस्वीरों की भाषा, डॉक्टर इरफान, अगर तस्वीरों की भाषा अगर समझी जा सकती तो तस्वीरों की भाषा में तो अभी भी डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे करीबी कांग्रेस विधायक हैं। भाई मैंने पहले भी ये बात कही है, तस्वीरें कहती हैं, हमेशा से देखा है आपको, तो उन्होंने बाकायदा हनुमान बताया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे क्लोज आज भी हूँ। संथाल प्रोग्राम है, यहाँ पर
आदिवासी मुस्लिम समीकरण है। हम दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत हमको मानते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनके जो मंत्रिमंडल में कुछ लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, मैं कहना चाहता हूँ, आज भी मैं बोलना चाहता हूँ, वो लोग अपने परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए उस्मान अंसारी को आगे कर दिया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, मैं गया था दिल्ली, मैं कह सकता हूँ, जाइए जिनको जांच करना कर लीजिए। मैं मिला, मैं हमको अमित यादव ने किसी से मिलाया नहीं मिला, एयरपोर्ट में मिलाया नहीं मिलाया, चलिए एक बार मैं विनोद पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए मैं उनकी जी मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद विनोद पांडे जी की सुनिए। मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सच्चा सिपाही हूँ और हमारे कांग्रेस की बदौलत ही सरकार चल रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को नीचा दिखाकर है ना कोई सरकार चलाए, ये भी मैं नहीं, मुझे खराब लगेगा। और आज समय आ गया है कि बेनकाब करने का। आप, मैंने कहा कि जांच कर लीजिए, कोई भी झारखंड की जो एजेंसी उससे जांच कर लीजिए, जो उच्च स्तरीय जो एजेंसियां हैं उससे जांच कर लीजिए। जांच तो चल ही रही है, देखिए एसआईटी जांच कर रही है भाई, 4 चीजें बन रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है 3 आदमी जो पकड़ा गया, मैं तो नहीं जानता भाई, मैं तो दूर दूर तक उसे नहीं जानता हूँ, कौन क्या नहीं किया। अमित यादव से आप लोग पूछ सकते हैं, क्या आप इरफान अंसारी का खुलेपन का फायदा क्यों उठा रहे हो भाई? ना इरफान अंसारी के खुलेपन का फायदा कौन उठा रहा है? देखिए हमारे साथ देखिए आपकी जो सहयोगी पार्टी है, विनोद पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं विनोद पांडे साहब के पास आ रहा हूं। विनोद जी देखिए, चूंकि खेल बहुत बड़ा है, आप देखिए कि सीपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई जिसने भी पटकथा लिखी है वो पटकथा कमजोर लिखी गई है। अब वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए लेकर के क्या विधायक खरीदा जा सकता है? भाई मुर्गा तक नहीं मिलता 2 लाख रुपए में आजकल, वो कौन कौन से बकरे मिल रहे हैं बकरीद में, वो 2 लाख रुपए में। तो मतलब ये अगर इस तरीके की बात उस विपक्षी पार्टी की तरफ से आ रही है, तो अब सत्ताधारी दल का क्या कहना है विनोद जी? देखिए अभिषेक जी, मैं काफी देर से सीपी सिंह जी की भी बात को सुन रहा था, इरफान जी की भी बात को सुन रहा था। सीपी सिंह जी की बातों से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो बौखलाहट और जो घबराहट है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि राज्य में सरकार गिराने के पीछे जो साजिश चल रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, चूंकि पिछले कुछ सालों को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे देश में, चाहे वो हम बिहार की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, या नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सरकार बनाया, किस तरह से सरकार को गिराया, किस तरह से लोगों को मंत्री पद का प्रलोभन दिया, किस तरह से लोगों को पैसा दिया गया, ये सारी बातें आज देश के अंदर में सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है वो सामने आया है, और सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई है, जो जांच प्रारंभ किया गया है, अभी तो जो छोटे छोटे गुर्गे सामने आए हैं, अभी बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे से जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का अभी सामने आना अभी बाकी है, परत दर परत ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, राज्य की जनता के सामने और देश की जनता के सामने आएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो घबराहट है, आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद चाहे दुमका का चुनाव हुआ हो, मधुपुर का चुनाव हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनके बयानों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दावा करती थी और किस तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास उनका चलता था। ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जी अभिषेक जी। मैं एक बार सीपी सिंह साहब के पास वापस आना चाहूंगा। सीपी सिंह जी, 2 बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये आपने कहा 2 लाख रुपए की बात, तो जहां तक मेरी जानकारी कहती है, संभव है आपसे कम एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपसे ज्यादा मैंने दुनिया भी नहीं देखी है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हवाला कारोबारी बोरे में भर करके पैसा तो नहीं घूमते। मतलब ये 2 लाख रुपए तो ये वो लोग पकड़े गए उन लोगों के खर्चे के हो सकते हैं। हवाला का कारोबार तो मैं जहां तक समझता हूं कि भाई कोड नंबर पर चलता है कि भाई 2000 नोट में एक कोड मिल जाता है और उसके आधार पर पैसे इधर उधर ट्रांसफर होता है। अब मैं ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई को 3 चीजों से जोड़ के देख रहा हूं। पहली
एक बयान आया था दुमका उपचुनाव के समय, दीपक प्रकाश जी ने बयान दिया था कि भाई दुमका उपचुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो सरकार की सूरत आपको बदली हुई नजर आएगी। न्यूज़ 11 भारत के कैमरे में ही उन्होंने कहा था। उसके बाद मधुपुर उपचुनाव के दौरान बाबूलाल मरांडी साहब ने कहा था कि भाई देखिए, मधुपुर उपचुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको सरकार की सूरत बदली हुई नजर आएगी। मैं दावा कर रहा हूं कि बदली सूरत आपको नजर आएगी। और उसके बाद फिर अचानक से उस चुनाव के बाद मैं तस्वीरें देखता था कि हर चौक चौराहे पे सीपी सिंह जी मतलब जबरदस्त चेकिंग चलती थी। मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि आखिर ये किस चीज की चेकिंग चल रही है। बहुत जबरदस्त चेकिंग, आप रांची के जितने एंट्री पॉइंट्स पर देखेंगे वहां पर आपको चेकिंग मिल जाएगी रात में। मैं जब यहां से ऑफिस से घर जाता था हर रोज मेरी चेकिंग होती थी। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि भाई मेरे बैग में क्या हो सकता है, वो चेकिंग चल रही थी। लेकिन अब जब परसों 24 तारीख को मैंने देखा तब मुझे समझ में आया कि असल में हो सकता है कि भाई उन बयानों को एक लेंस में अगर देखें तो शायद सरकार को अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसी को लेकर के जबरदस्त चेकिंग थी और वो कार्रवाई भी है। अब मैं चाहता हूं कि सीपी सिंह जी अपनी प्रतिक्रिया रखें। अभिषेक जी, मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी जी। आप एक अनुभवी एंकर हैं, अच्छा एंकरिंग करते हैं। मैं चूंकि देखता हूं आपके बोलने का तरीका, लहजा अच्छा है जी जी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी आप देखें जी तो हो सकता है कि चूंकि आप राजनीति में नहीं हैं जी, लेकिन प्रतिदिन एंकरिंग करते करते आपको भी राजनीति का ज्ञान हो गया होगा जी। आप चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। आपने खुद अपनी मुख से कहा, मुखार बिरिंद से कहा कि मधुपुर चुनाव में कहा उन्होंने, और इसके पहले दुमका चुनाव हुआ था, दुमका उपचुनाव, दुमका और दुमका और अरे भैया, चुनाव में कोई क्या कहता है, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी कहेगा तो स्वाभाविक रूप से वोट लेने के लिए अपनी बातों को रखता है वो, ताकि जनता में उसका मैसेज आए। उससे इसको जोड़ के देखना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। हाँ, एक बात से मैं आपसे सहमत हूं कि ये 2 लाख रुपया लेकर के खर्चे के लिए आए होंगे, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर शायद आप दे दीजिए, चूंकि ज्यादा जानकारी आपके पास हमसे ज्यादा रहती है। तो एक चीज बताइए, क्या आप इस बात को पुलिस ने नकार दिया है कि वो दोनों के दोनों बोकारो से पकड़े गए हैं? उनके घर से 1 बजे रात को पकड़ा गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होटल लीलैक से दिखाई गई है। मेरा ये स्पष्ट कहना, अभी मैं विनोद पांडे जी की बात को सुन रहा था, भाजपा के बारे में कहते हैं, ठीक है, स्वाभाविक है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र में सत्ता भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 2 लाख रुपए पकड़े गए, अब इसमें विधायकों के नाम आ रहे हैं, तो मैंने क्या गलत कहा कि साहब एक तीर से 2 शिकार करने का काम किया गया। एक तरफ भाजपा को बदनाम करो, दूसरी तरफ कांग्रेस को बदनाम करो, और यही कारण है कि हमारे कांग्रेस के माननीय विधायक गण को इसमें लपेटे में लिया जा रहा है। कौन उसमें शामिल है नहीं है, मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें जो समाचार पत्रों में आ रही है, आपके इलेक्ट्रिक चैनलों में आ रही है, निश्चित रूप से एसआईटी गठित करके, एसआईटी और ये माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में जो भी लोग होंगे शामिल। जी विनोद जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। मैं कह रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन सा कॉन्स्पिरेसी है। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कमजोर था। मेरा दावे के साथ मैं कर रहा हूं कि ये स्क्रिप्ट इनका कमजोर था। पुलिस को बयान देना चाहिए कि नहीं साहब, इनके परिवार के जो लोग बोल रहे हैं कि 1 बजे रात को गिरफ्तार
उनके परिवार के लोगों का कहना है कि बोकारो से 1 बजे रात को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस डंके की चोट पर कहे, उसके लिए सबूत पेश करे कि नहीं, बोकारो से नहीं गिरफ्तार किया गया, होटल लिलैक्स से गिरफ्तार किया गया है। मेरा देखिए स्पष्ट कहना है कि जनता को गुमराह करने की ये कोशिश चल रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी विफलताओं को छिपाने के उद्देश्य से इस तरह के ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। मैं समझता हूं उससे किसी का भला नहीं होगा, क्योंकि झारखंड पहले से ही बदनाम है। कृपया झारखंड को और बदनाम न करें, और हमारे जो कांग्रेस के भाई हैं उनको भी बदनाम न करें, क्योंकि विधायक विधायक होता है। और उस नाते मैं कह रहा हूं कि किसी को बदनाम करके किसी को क्या फायदा मिलेगा। चलिए, और इसकी जांच मैं तो कह रहा हूं SIT हाई कोर्ट की निगरानी में और उससे ऊपर हो तो न्यायिक जांच करवाएं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराएं। हो सकता है हम कहें कि CBI से जांच कराएं, तो ये विपक्ष के लोग, ये सत्ताधारी लोग कहेंगे कि ये इस पर मैं जवाब ले लेता हूं, इनका केंद्र में इनका है, तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए, विनोद पांडे जी भी इस पर जवाब देना चाहते हैं और इरफान अंसारी साहब भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। मैं दोनों का जवाब ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपने पेट का, अपने चैनल के पेट का भी ध्यान रख लेता हूं। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, और छोटे से ब्रेक के बाद मैं तुरंत हाजिर होता हूं डंके की चोट पर। लेकिन एक सवाल रह जाता है। आज एक बीजेपी के नेता मित्र मेरे कह रहे थे कि भाई बताइए, कोई तरबूज बेचने वाला विधायक खरीद सकता है क्या? तो मेरे मन में यह बात आई कि भाई देखिए, कोई 85 साल का आदमी अगर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को मारने का अगर साजिश रच सकता है, तो भाई तरबूज बेचने वाला तो विधायक भी खरीद सकता है। संभव है, संभावनाओं का खेल ही तो राजनीति है। बहरहाल चलिए, मैं प्रतिक्रियाएं भी लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बात होगी और डंके की चोट पर होगी। छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चूंकि एक ब्रेक, एक व्यवधान आ गया था भाई, अब मजबूरी है, वो ब्रेक लेना भी हमारी मजबूरी है। तो भाई अब चूंकि CP सिंह साहब ने सवाल उठाए हैं, तो उन सवालों के जवाब के लिए हम सरकार के 2 प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ महासचिव विनोद पांडे साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के इरफान अंसारी और विधायक भी डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद है। मैं सबसे पहले विनोद पांडे साहब के पास पहुंचना चाहूंगा। विनोद जी, CP सिंह जी की पूरी बात आपने सुन ली। अब भाई वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए, पटकथा ये जो लिखी गई है ये JMM की तरफ से लिखी गई है। उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने यही किया कि भाई एक तीर से सारे निशाने साध लिए गए हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया सर। जी बिल्कुल, नहीं देखिए अभिषेक जी ये भारतीय जनता पार्टी पटकथा भी लिखती है, और उसका जो मंचन होता है वो भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है CP सिंह जी भली भांति जानते होंगे, उनको बेहतर इसका ज्ञान होगा। लेकिन जिस तरह से जी बोले, विनोद जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोले कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो केंद्र में जो इनके नेता हैं, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जो स्वयंभू विश्व गुरु अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, और उन लोगों के द्वारा जिस तरह से देश के जनता के सामने जो मुद्दे रहते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे, उससे कैसे लोगों को भटकाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी और वो जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जो स्वयंभू विश्व गुरु हैं, उनके द्वारा किस तरह से किया जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पूरे देश की जनता जानती है। सवाल ये उठता है अभिषेक जी कि ये एक घटना घटी और पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोग फरार होने में सफल हुए। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें सामने आती है, अखबारों में, मीडिया में आती है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया होती है
उस प्रतिक्रिया को भी आपने दिखाया और उस प्रतिक्रिया को भी हम लोगों ने देखा है जी। आज अखबारों में एक बात आई कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, किस तरह से जांच पर सवाल उठाए गए, किस तरह से पुलिस पर सवाल उठाए गए, किस तरह से पुलिस को धमकी देने का प्रयास किया गया। तो ये सारी चीजें आखिर हो क्यों रही है? अगर ये मुर्गा खरीदने का पैसा है, अगर ये खस्सी खरीदने का पैसा है, या आपने कहा कि तरबूज खरीदने का पैसा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में इतनी बौखलाहट आखिर क्यों है? आखिर उनके अंदर में ये छटपटाहट क्यों है? एक कहावत है अभिषेक जी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और उस कहावत को भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ कर रही है। और ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास इस राज्य में चल रहा है। लेकिन ये कर्नाटक और बिहार नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, और ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है, गोवा नहीं है, जहां पर आप सफल हो जाएंगे किसी ना किसी को मंत्री बना करके, प्रलोभन दे करके, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक विधायक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अखबारों में बयान दिया, मीडिया पर बयान दिया कि हमको बहुत बड़ा ऑफर और मंत्री पद का लालच दिया गया था। तो ये कौन लोग हैं? अगर सरकार उसकी जांच करा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बौखलाहट आखिर क्यों है जी? मैं ये सवाल करता हूं, और ये सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि सीपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी देगी। बोले विनोद जी, बोले। जवाब ले लीजिए जी, जवाब ले लिया जाए। मैं सीपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। देखिए, डॉक्टर इरफान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों जवाब एक साथ ही दे दीजिएगा। डॉक्टर इरफान भी कुछ कहना चाह रहे हैं ना, तो एक बार मैं डॉक्टर इरफान के पास भी आ जाता हूं, दोनों जवाब एक साथ ही ले लिया जाए। हाँ डॉक्टर इरफान, आपने सबकी बात सुन ली, अब आपकी प्रतिक्रिया। सीपी सिंह जी का बात सुना हूँ ना, मैं पांडे जी का मैं बात सुना हूँ, मैं आपकी आवाज मुझे साफ मिल रही है। मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ जी। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी, मैं ग्रेजुएट पर्सन हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, मैं MD डॉक्टर हूँ, मैं राजनीतिक में आया हूँ, कुछ अच्छी विजन के साथ में आया हूँ। मेरे रग रग में कांग्रेस का खून भरा है। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, याद रखिएगा। 40 साल मेरे पिताजी लगातार राजनीति किए, जीते हैं, कभी हारे नहीं थे वो। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ये केवल आइजवास है। 3 विधायक क्या सरकार गिरा सकता है क्या? किसका आइवॉश है डॉक्टर इरफान, मतलब ये समझना चाह रहे हैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सब्जी विक्रेता, क्या फल विक्रेता, क्या जामुन विक्रेता क्या सरकार खरीद लेगा? क्या कांग्रेस के विधायक इतने कमजोर हैं? क्या हम लोग बिकाऊ माल लगते हैं भाजपा को? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई एटीसी लेके रांची के होटल में आएगा, बोलेगा विधायक को खरीद लेंगे, सरकार बना देंगे, ये भी नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग सभी कांग्रेस विधायक एक हैं। एक साजिश के तहत कांग्रेस की छवि को कोई बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जिसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में औकात नहीं है ये कि कांग्रेस इरफान अंसारी को खरीद ले। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को इन लोगों ने गिराया, ये सपना देख रहा था ये लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि डॉक्टर इरफान अंसारी को खरीद ले। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आया है खरीदने के? बिल्कुल। मैं देखिए, मेरी बात सुनिए, इरफान अंसारी के पास देखिए, मेरे मित्र हो सकते हैं, भाजपा के दोस्त हो सकते हैं मेरे मित्र, लेकिन ऑफर इरफान अंसारी को दे देगा ये नहीं हो सकता। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना, साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा डॉक्टर इरफान अंसारी को खरीद ले, ये संभव नहीं है। तो मतलब खरीदेगी तब ना जब आपको ऑफर देगी। आपको ऑफर आया है क्या? मेरी बात सुनिए, किसी के पास कोई ऑफर नहीं दिया इन लोगों ने, केवल अफवाहें चलती है, अफवाहों का बाजार गर्म है। अच्छा। और कुछ शराब माफिया लोग आया होगा यहाँ, फोन किया होगा। होटल में क्या सरकार बन जाएगी क्या? होटल में बैठ कर सरकार गिरा देगा कोई क्या? इतना कमजोर है कांग्रेस पार्टी का विधायक क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ये गलत बात है।
नहीं, इतिहास में ऐसा देखा है, इतिहास में ऐसा देखा है डॉक्टर इरफान अंसारी, इसलिए कह रहा हूं कि होटल में बैठ करके ही सरकारों को गिरते देखा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखा है, गोवा में भी ऐसा ही देखा है, कर्नाटका में भी ऐसा ही देखा है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी ऐसा ही देखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मॉरल लेस पार्टी है। इसके पास कोई मॉरल नहीं है, कोई विजन नहीं है। आपने पिछले रघुवर दास की सरकार में देखा कि बाबूलाल मरांडी के सहयोगी कोई लोगों ने खरीद लिया। ये चाहता है कि कांग्रेस के लोगों को भी तोड़े। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों ने सरकार बनाई है, याद रखिएगा। हम लोगों ने रघुवर दास को खदेड़ा है यहाँ से। इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आरपीएन सिंह साहब, हमारे रामेश्वर उरांव साहब हम लोग को जिता के लाए। अच्छा। और हम लोग आज विधायक हैं। किसी कीमत पर मरना पसंद करूंगा, याद रखिएगा। ये मेरा लास्ट डिबेट है, उसके बाद मैं किसी से सफाई नहीं दूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी जाने का सोच नहीं सकता हूं। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं वो भी बाज आए। और मैं कहना चाहता हूं, ये ना सोचे कोई कि इरफान अंसारी लोगों को नाम लेकर विधायक चुप रहेगा। सरकार भी अगर गलती करेगी तो इरफान अंसारी बोलेगा, पदाधिकारी भी गलती करेगा तो इरफान अंसारी बोलेगा। यही मेरी पहचान है, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। और 3 लोगों से सरकार नहीं गिरेगी। और मैं वो कौन लोग हैं जो आपको खामियाजा भुगतवाना चाह रहे हैं? अब जितनी बात हो गई है तो सारी बात खुल के सामने आ ही जाए डॉक्टर इरफान। ठीक है, मैं आज आपको वास कर ही देता हूँ आपके बात। देखिए, लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे जो हेडमास्टर है वर्ल्ड का, ये नहीं जीतता ये आदमी। जी, आप देख पा रहे हैं मुझे? जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, आप बोलिए इरफान, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। मेरे पिताजी को इन लोगों ने साजिश के तहत टिकट काट दिया। अच्छा। जिसका परिणाम था निशिकांत दुबे जीत गया। अच्छा। और आज जब मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कोटा लोकसभा सीट के लिए, तो साजिश के तहत मुझे बदनाम किया जा रहा है ताकि छवि को खराब कर दिया जाए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निशाना कहीं और है। ये तो चीटियां लोग हैं, चीटी लोग। ये डराया जा रहा है विधायकों को। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नेता, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है हम लोग सरकार को, मैंने कहा है कि 5 साल नहीं, 25 साल ही सरकार चलेगी। और हमारे नेतृत्व करता हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे। उनका हनुमान में हूँ, याद रखिए। राम भक्त सीना चीर के नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन मैं कहूंगा उनको भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए सबको। ऐसा नहीं है। इरफान अंसारी को आज प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, बदनाम किया जा रहा है। इरफान अंसारी की छवि खराब करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। ऐसा नहीं है। हम लोग एक है, हमारी सरकार चलेगी। कांग्रेस पार्टी सभी विधायक हम लोग एक है। हमारे रामेश्वर उरांव साहब की अगुवाई में कांग्रेस अच्छा कर रही है। और हम लोग अभी 18 है। हम लोग देखिएगा 25-26 सीट जीत कर आएंगे अगली बार। तो भाजपा का शुक्ला सफाया कर देंगे। जितना भी तिगड़मबाजी कर ले, जहां चले जाए, उनका जो मुसीबा है, जो चाहत है, वो भूल जाए। अब ये किसी कीमत पर यहाँ कोई दाग लगने वाला नहीं है। बहुत हो चुका। अब हम लोग विकास करने की बारी आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को सहयोग कीजिए विकास में। 2 साल हो गया हमारी सरकार, अभी हम लोग कोई काम नहीं कर पाए हैं। केवल हम लोग जान बचाने का काम किए। अब समय आ गया है विकास करने का। तो निश्चित तौर पर विकास तभी सफल होगा झारखंड का, जब सब लोग हम लोग मिलकर हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आए और विकास में हम लोग सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको लगता है कि आप मेरी बात को बढ़िया से लगा देंगे? जी जी, आपकी बात से मेरा बहुत गहरा नाता है। मैं फिर से विनोद पांडे जी को, आपको और सीपी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सीपी सिंह जी से कहूंगा कि छल कपट ज्यादा नहीं करवाइए, जहाँ है वहीं रहिए। रांची को देखिए, रांची में इस बार कांग्रेस जीतेगा और मैं उनको हराऊंगा सीपी सिंह। सीपी सिंह जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। सीपी सिंह साहब, देखिए इरफान साहब की साफ खुली चुनौती है कि इस बार आपको चुनाव में वही हराने वाले हैं। देखिए, माननीय विधायक इरफान जी हैं। अब वो जो भी बोलते हैं मैं भी मजा लेता हूँ जी। सच्चाई है कि मैं मजा लेता हूँ जी। और उनसे हमको अभी सहानुभूति हो रही है। आपको आवाज आ रही होगी, आपको आवाज आ रही होगी अभी डॉक्टर इरफान। अच्छा ठीक है, वो जो बोल रहे हैं ना मैं आप तक पहुंचा दूंगा, वो सारी बात पहुंचा दूंगा। जी सीपी सिंह जी बोलिए। जी हाँ, तो मैं कह रहा था
कि जब इरफान जी बोलते हैं, बयान देते हैं, तो बड़ा मजा आता है। और मजा के लिए जो है सो मैं उसको मजा के रूप में देखता हूं, और मैं समझता हूं कि ये तुलना करते हैं दिल्ली से। मतलब तो आप कभी उनको कभी seriously नहीं लेते छोटा, इरफान जी को? आप समझ रहे होंगे। मतलब आप उनको सीरियसली नहीं लेते इरफान जी को? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता कि जिस प्रकार देश के लोग दिल्ली वाले को नहीं लेते, दिल्ली वाला समझ गए ना जी जी, दिल्ली वाला पप्पू को नहीं लेते, उसी प्रकार यहाँ का पप्पू को हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन हमारी सहानुभूति ये जूनियर पप्पू जी के साथ जरूर है। इसलिए है कि अभी इनको हर चैनल पर, हर जी, जी, अखबार डॉक्टर वाले इरफान। के साथ खाली इनको अपना क्लियरिफिकेशन देते देते इनका सीपी सिंह समय जी, बीत आपको जाएगा। जूनियर पप्पू बता जहां रहे तक हैं। मेरा सवाल, देखिए जितना इनको अहम और घमंड है ना, अरे भैया आगे बढ़ रहे हैं ना, पता चल जाएगा इनको। अरे इनको और उनको देश में प्यार से बोलते हैं, जिनको ये पप्पू अरे बोल रहे उनके हैं ना, प्यार से बोलते वो हैं। आपको प्यार से बोल रहे हैं, वो आपको प्यार से प्रधानमंत्री पप्पू बोल रहे फेंकू हैं। है। वो आपको प्यार से, वो उनका मतलब आशीष है, समझिए एक अरे बड़े भाई भैया का आशीष प्यार है। से बोलते हैं। इस फेंकू को पप्पू ही समाप्त करेगा, याद रखिएगा। हाँ, मैं चलिए लीजिए, वो आपको कह रहे हैं कि अरे भाई, अरे भैया, वो आपको फेंकू भैया कह रहे हैं। ये पप्पू और फेंकू की सियासत में आ गई, देख लीजिए सीपी जी। नहीं नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज देश का जो पप्पू है उसको कौन कहा था? जो अभी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सिद्धू बना, उसी ने तो पप्पू कहा था। और मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि मैं इनको प्यार से कहता हूं। तो भैया प्यार से पप्पू कहना गुनाह है क्या? तो मैं इसे इनका पप्पू से जवाब थोड़ा आगे सुनिए बढ़ा। ना, अभी विनोद ये पांडे जी अपनी का बातों से मीडिया को अभी चमका सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रांची की जनता त्रस्त है। कोविड में ये घर में सोए रहे, लोग मारे जा रहे थे, और सारा हॉस्पिटल में ये त्राहिमाम कर रही थी जनता। वाह, वाह, वाह। ये व्यक्ति कभी देखने नहीं आया, और आज केवल रांची के लोगों को पप्पू और ये वो लनफन बोलकर वोट लेता है ये व्यक्ति। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर पार्टी ने मुझे रांची से भी टिकट दिया तो मैं रांची से लड़ूंगा। और इनका जो जनता में हम दिन रात काम करते हैं, जनता के सुख दुख में हम लोग खड़े रहते हैं। आज तक ये रांची वासियों की कभी चिंता नहीं की, केवल धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाकर जात पात नफरत भाईचारगी को तोड़कर जीतने का काम किया है। ये नहीं चलेगा, मैं कहना चाहता हूँ। इनको समझा दीजिए आप, बहुत हो गया जी। मैं आ गया, इरफान सारी आ गया है, याद रखिएगा मैं क्या देना चाहता हूँ। आप इरफान जी हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं एक बार मैं जी जूम हाँ। जूम का आपके पास लिंक है इरफान जी, आप उसे accept कर इरफान, जी ठीक है, मैं देखूँ। हाँ हाँ सीपी सिंह जी बोलिए। मैं इरफान भाई उर्फ जूनियर पप्पू के मुंह में घी शक्कर हो, मैं समझना चाहिए। देश के भावी प्रधानमंत्री को इस तरह से पप्पू बोलेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं मैं ये कह करूंगा। रहा मैं इन हूँ, पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। मैं ये कह रहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, इनका बहुत। अच्छा इनका आपके बहुत- इरफान भाई आपके पास एक जूम का लिंक गया हुआ है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तब तक मैं सीपी सिंह जी का जवाब ले लेता हूँ। जी सीपी सिंह जी बोले। मैं इस झारखंड के अपने भाई इरफान भाई और पप्पू भाई का मुंह में घी शक्कर पड़े कि वो रांची से चुनाव लड़े, इसलिए कि आज तक कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम को यहां से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। अब तो मौका भी नहीं मिल रहा कांग्रेस को अपना उम्मीदवार बनाने का। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इरफान भाई जरूर रांची से आके चुनाव लड़े। मैं उनको सत नमन करूंगा जब उनको टिकट मिल जाएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूं। जी जी। अभी हमारे विनोद भाई बोल रहे थे कि बौखलाहट भाजपा में क्यों? भैया कोई बौखलाहट नहीं है, बौखलाहट नहीं है। हम लोग को तो हंसी आ रही है कि भैया जिसने भी पटकथा लिखा, इतना अपरिपक्व पटकथा कभी हमने न सुना था न देखा था। लेकिन कुछ तो पटकथा लिखा है, जी, बिल्कुल, आ रही है काम फरमाइश। उनका हुआ ही है कि कांग्रेस के लोग बदनाम हुए। मैं आगे बात कर रहा हूं। जी, जी, बोलते और जाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं चूंकि विनोद पांडे जी जेएमएम के प्रवक्ता के रूप में हैं और वो यहां पर आपके चैनल पर बैठ करके और जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि सरकार
तक ये बात पहुंचा दे, हमारी बात यदि सरकार तक पहुंच रही होगी तो पहुंच जाए कि भाई आप जो है इसका जांच न सिर्फ एसआईटी से बल्कि उच्च न्यायालय से कराइए, सुप्रीम कोर्ट से कराइए, जरूर कराइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये कैसे पटकथा लिखा, किसने लिखा, कैसे अधिकारियों को इसके लिए तैयार किया गया, ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो जनता के सामने खुलकर आए। हम ये जानना चाहते हैं और हम समझते हैं झारखंड की पूरी जनता बिल्कुल। मैं विनोद जी से एक बात मैं और याद कराना चाहता हूं। एक मिनट, एक सेकेंड। जी बोले। विनोद पांडे जी से आप इसका जवाब जरूर लीजिएगा। जी बोलिए ना। आप विनोद पांडे जी को शायद याद होगा कि राज्यसभा चुनाव में किशोरी लाल को जेएमएम ने टिकट दिया था, लेकिन जेएमएम का 8 ही वोट किशोरी लाल को क्यों मिला था, बाद बाकी वोट दूसरे को कैसे मिल गया, इसका भी जरा जवाब दे देंगे तो मैं समझता हूं कि इनका कहा हुआ बात सही होगा। विनोद साहब, एक बार इरफान भाई, एक बार विनोद जी के पास को मेरे को जाने दीजिए। विनोद जी की बात मैं एक बार सुन लूं, उसके बाद फिर जनता सुन ले, उसके बाद फिर आप तक आ जाएंगे। विनोद जी। जी अभिषेक जी, जी अभिषेक जी, कुछ बातें मैं सीपी सिंह जी का सुन रहा था, कुछ बातें हल्ला गुल्ला में नहीं सुनाई दिया है। उन्होंने कहा कि हंसी आती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट नहीं है, घबराहट नहीं है, लेकिन उनको हंसी आ रही है। तो अगर आपको हंसी आ रही है तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और सरकार ने जो टीम बनाई है, पुलिस की जो टीम बनाई है, उस टीम के द्वारा जो जांच प्रारंभ किया गया है, टीम दिल्ली भी गई है, महाराष्ट्र भी जा रही है, देश के अन्य राज्यों में भी जा रही है। तो जब देश के अन्य राज्यों में जा रही है, दिल्ली महाराष्ट्र भी पुलिस की टीम जा रही है, तो थोड़ा धैर्य रखिए ना। अभी बहुत सी चीजें सामने आने बाकी है, और ये जो गुर्गे पकड़ाए हैं उनके पीछे कौन लोग हैं, किनका चेहरा है, वो सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो भी देश और राज्य के लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और कुछ सवाल उनके द्वारा किया गया, वो भी सुनाई थोड़ा आधा अधूरा दिया है, उसका भी जवाब, चूंकि आज का जो डिबेट का विषय है उस विषय से मैं भटकना नहीं चाहता हूं। क्योंकि सीपी सिंह जी ने ये सवाल उठाया है, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा और वक्त आने पर इसका जवाब सीपी सिंह जी को मिल जाएगा। चलिए, सीपी सिंह जी को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इसके जवाब के लिए। अब आज दे देते तो बिल्कुल पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए सीपी सिंह जी। अब एक फाइनल कमेंट में आज दे दीजिए। अरे हम तो पेशेंस रख रहे हैं जी। अब एक फाइनल कमेंट मेरे को डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से ले लेने दीजिए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत लिमिटेड है। इरफान भाई देखिए, 1 मिनट है हमारे पास, आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं न्यूज 11 चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, ये केवल आइसवास है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई दम नहीं है। 3 विधायक सरकार नहीं गिरा सकता है। सरकार हम लोग 25 साल चलाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हम दाहिना हाथ हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। बेवजह भाजपा जो है तिगड़मबाजी कर रही है, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सरकार हमारी स्थिर है, सभी विधायक हमारे ईमानदार हैं, कांग्रेस के सभी विधायक हमारे ईमानदार हैं। कांग्रेस की छवि को भाजपा की एक साजिश है कि हमेशा बदनाम किया जाए, और ये कभी नहीं चाहती। देखिए, अभी देश में आप देख लीजिएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, मुद्दा ये लोग विभिन्न कर दिया। केवल एक ऐसा मुद्दा छोड़ देता है मार्केट में। सब्जी वाला क्या विधायक को खरीद लेगा? क्या 2 विधायक महाराष्ट्र से आके क्या 11 विधायक को खरीद लेगा? ये कहीं जेन्युइन लगता है क्या आपको? क्या विधायक हमारे बिक जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? ठहाका लगा रहे एक मेरे को 30 सेकंड आप देंगे तो मैं सीपी सिंह जी के पास एक बार जाऊंगा। सीपी सिंह जी, वो मुस्कुराने की बात, वो ठहाके की बात हमें भी बता दें आप। देखिए, मैं हाथ इसलिए रहा हूं कि देखिए, एक तरफ सफाई दे रहे हैं हमारे इरफान भाई, और मुझे लगता है कि निर्दोष है। असल में इन लोग को मैंने कहा ना, शुरू में कहा ना कि 1 तीर से 2 निशाना, तो इसीलिए मैं ठहाका लगा रहा था इस बारे में। अभी इरफान भाई सफाई देते देते इनका 3 साढ़े 3 साल बीत जाएगा। चलिए,
तो क्या काम करेंगे इस जैसा जनता कि का? विनोद पांडे साहब ने क्षेत्रीय कहा है कि जनता भाई का क्या काम आपको करेंगे? ना विनोद पांडे ने तो कहा ही है कि भाई आपको भविष्य में बहुत सारे मौके अभी मिलेंगे ठहाके लगाने के लिए। उनका कहना है कि भाई जांच रिपोर्ट आएगी तो शायद बहुत सारे। हाँ विनोद जी कुछ कहना हाँ चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर मेरे पास मात्र 10 सेकंड है, बोले सर। नहीं बिल्कुल ठहाका आज भी लगा रहा हूँ, उस दिन भी लगाऊंगा। चाह रहा हूँ कि जो सवाल उन्होंने किया मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जी, नहीं जी। तो मैं पिछले राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है जिसमें रघुवर दास जी और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है जी। वो राज्य की जनता के सामने आया है। जी, जी। इसलिए मैं उस पर अभी बहुत लंबा चलिए बात हो वो जाएगा। मुद्दा भी कभी उठाएंगे, इसलिए वो इस पर मुद्दा मैं भी नहीं कभी जाना उठाएंगे। चाहता हूँ। आज तो मुद्दा चूंकि विधायकों के खरीद पर रोकता था, तो आज का मुद्दा यही है। चलिए बहुत शुक्रिया, मैं सीपी सिंह साहब का बहुत शुक्रिया नहीं, कहूंगा। ये मैं बात विनोद आई पांडे थी। साहब का बहुत शुक्रिया कहूंगा, और मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा इरफान अंसारी साहब का कि आप तीनों ने अपना अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और ये मुद्दा चूंकि ऐसा है, देखिए सिंपल सी बात है कि भाई जो खुद को हनुमान कह रहा है उसे कौन विभीषण बनाना चाहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो समय सबके रंग दिखाएगा, समय सबका लिखता है इतिहास, समय सबकी कहानी लिखता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि समय आगे आगे क्या क्या रंग दिखाता है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक क्या क्या निकल करके आता है। सब पर न्यूज़ 11 भारत की नजर है। चूंकि कहते हैं ना कि कर्मा रिश्वत नहीं लेता, तो भाई यहां भी अपनी रंग तो ये दिखाएगा ही। डंके की चोट पर ही हम ये सारी चीजें आपको भविष्य में भी दिखाएंगे, नए नए मुद्दे हम छूते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।